कि संविधान को खतरा, ये बात सच है कि आज संविधान के पन्ने फाड़ने की कोशिश हो रही है। संविधान को जब भी फाड़ा जाता है, आपके हक में जब भी डाका डाला जाता है, जब भी मंडल की बात होती है, इतिहास उठा के देख लो, तभी मंडल के ऊपर कमंडल को लागू करने की कोशिश की जाती है। आज फिर इस देश के अंदर वही हो रहा है। एक 28 साल का नौजवान लड़का आडम्बर पाखंड की इस देश की सबसे बड़ी दुकान और निकला है संविधान को खत्म करने। तो चिंता मत करो, आपका भाई दामोदर भी निकला है, संविधान का एक पन्ना नहीं खड़ने देगा, ये कहने के लिए आया। न लुटने देंगे, न मिटने देंगे, न बाबा साहब के संविधान को आज आने देंगे। अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और मरते तो तक लड़ने का काम करते रहेंगे। कहते हैं हम सबका इलाज चमत्कार से कर देंगे, पर्चियों से कर देंगे। और जब निकले यात्रा लेके, तो तीसरे ही दिन मुंह में बुखार आ गया, तो मुंह में थर्मामीटर और हाथ में बीपी चेक करने की मशीन थी। कि दूसरों का इलाज पर्ची और अंधविश्वास से और खुद का इलाज विज्ञान से करने वाले लोग, बोलो मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों, किसान भाइयों, क्या आपका कभी भला कर सकते हैं? तो इसलिए एक ही रास्ता है, हम सबको गम ने मारा, इस गम को मार डालो। और ये गम है अंधविश्वास, ये गम है पाखंड। कि मैंने माता पिता के जाने के बाद मृत्यु बोझ नहीं दिया, लेकिन रघुवीर गांव में आप लोग मौजूद थे, वहां पर हमने स्कूली बच्चों को कॉपी, किताब, पेंसिल, रबर कटर वो सब वितरित किए थे। इस गांव में, उरई शहर में कंबलों का वितरण किया था। इसके अलावा उरई जिले के नाम हमारी टीम बदलाव ने एक डेड बॉडी फ्रीजर अच्छी क्वालिटी का कानपुर से बनवा करके भेंट कर दिया। तुरंत गांव में रखा रहता है, जिसको भी जरूरत है पूरे जिले से वो उठा करके ले जाता है। और माता जी के जाने के बाद लगातार इस गांव में हम हेल्थ कैंप का आयोजन करवाते रहे। मकसद सिर्फ एक है कि भाषण से ज्यादा आपका आचरण प्रभावी होता है। जब किसी चीज को आप अपने जीवन में लागू करेंगे, तब उसको लोग देख करके अनुसरण करेंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 1 साल के भीतर यही अगल बगल की जिनकी जमीन होगी, तमाम प्रतिमाएं आपको नजर आ जाएंगी। अभी तक नहीं है, लेकिन अब लगने लगेंगे। मकसद सिर्फ इतना है कि मेरे माता पिता चाहते थे कि मेरा गांव से जुड़ाव बना रहे। क्योंकि पिताजी सर्विस में थे, तो मेरा गांव कभी आना हो नहीं पाया। लेकिन पिताजी हमेशा कहते थे कि बेटा ये जगह है अपनी, वो जगह है अपनी, निकाल लेना इसको। जब पिताजी का अंतिम संस्कार हुआ इस जगह पे, तब हमें पता चला ये जगह हमारी है, हमारे परिवार की। तो फिर खोजबीन करके लेखपाल से, कानूनगो से लग करके अपनी जगह पता करवाई गई। परिवार के लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ। किसी ने भी कोई विरोध नहीं, पूरा सहयोगात्मक रवैया अपनाया। इस जगह को साफ करवाने में पूरे गांव ने हमारा सहयोग किया। तो गांव में प्रतिमा लगवाने का मकसद ये है कि इसी बहाने मैं और मेरे बाद कबीर शिवाजी कम से कम हम इस जगह पर आते रहेंगे, अपने माता पिता को, अपने पुरखों को याद करते रहेंगे। इसलिए हमने इस गांव में ये प्रतिमा लगवाई है। महात्मा ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे मित्र भाई सम्मानीय नीरज पटेल जी के जो माताजी और पिताजी हैं, उन सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। और उनके साथ साथ जितने भी यहाँ पर माँ बहन बैठी हैं, सब बुजुर्ग बैठे हैं, सभी को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। हमारे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और देश में शोषित और वंचितों की आवाज को पूरी ताकत से उठाने वाले आदरणीय सांसद मंचासीन भाई चंद्रशेखर आजाद जी सहित बहुत सारे जनप्रतिनिधि भी मंच पर हैं, लेकिन प्रोफेसर साहब भी है, लक्ष्मण यादव जी, और ऐसे पत्रकारों को मैं देख रहा हूँ यहाँ मंच पे, जिनको मैं अक्सर मोबाइल पे देखा करता था या यूट्यूब पे लगा के देखा करता था। चाहे नवीन जी हो, चाहे शंभू जी हो, चाहे नीरज जी हो, तो मैं सभी पत्रकार साथियों को भी प्रणाम करता हूँ।
बंधु, बिल्कुल समय का अभाव है, इसलिए 2 मिनट में ही अपनी बात खत्म करना, जिसमें से आधा मिनट खत्म हो गया। नहीं नहीं नहीं, 5 नहीं, 2 ही मिले हैं। नीरज जी से 2 ही मिले। मेरा स्वास्थ्य वास्तव में खराब था और कल जब नीरज जी को मैंने फोन लगाया, पहले तो मैंने भाई से आग्रह किया कि अगर नहीं जाऊं तो चल जाएगा, बोले नीरज जी से बात करके देख लो। तो मैंने आदरणीय नीरज जी को फोन लगाया और मुझे वास्तव में खांसी आने लगी। तो ये बोले खांसने से काम नहीं चलेगा, आना पड़ेगा। तो देखो भाइयों, दामोदर को तो आप सबने एक ही काम दे रखा है और वो काम है आडंबर, पाखंड और जातकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम। आप सब जानते हो, हमारे पत्रकार साथियों ने भी कहा कि संविधान को खतरा। ये बात सच है कि आज संविधान के पन्ने फाड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों, आपसे कहना चाहता हूं, संविधान को जब भी फाड़ा जाता है, आपके हक में जब भी डाका डाला जाता है, जब भी मंडल की बात होती है, इतिहास उठा के देख लो, तभी मंडल के ऊपर कमंडल को लागू करने की कोशिश की जाती है। और आज फिर इस देश के अंदर वही हो रहा है। एक 28 साल का नौजवान लड़का आडंबर पाखंड की इस देश की सबसे बड़ी दुकान और निकला है संविधान को खत्म करने। तो चिंता मत करो, आपका भाई दामोदर भी निकला है, संविधान का एक पन्ना नहीं फड़ने देगा, ये कहने के लिए आया। कहते हैं हम सबका इलाज चमत्कार से कर देंगे, पर्चियों से कर देंगे। और जब निकले यात्रा लेके, तो तीसरे ही दिन मुंह में बुखार आ गया, तो मुंह में थर्मामीटर और हाथ में बीपी चेक करने की मशीन थी। मैंने पूछा, रोज एक सवाल पूछा और मैंने कहा कि अरे इस बात का जवाब दो कि दूसरों का इलाज पर्ची और अंधविश्वास से और खुद का इलाज विज्ञान से करने वाले लोग, बोलो मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों, किसान भाइयों, क्या आपका कभी भला कर सकते हैं? तो इसलिए एक ही रास्ता है। देखो, पुराना फिल्म का गाना सबने सुना होगा, हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, हम सबको गम ने मारा, इस गम को मार डालो। और ये गम है अंधविश्वास, ये गम है पाखंड और ये गम है जातंकवादी घटना, जातंकवादी सोच। इसलिए दामोदर अपने नेता आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी के सामने इस बुंदेलखंड की धरती पर खड़े होकर कह रहा है, इस बुंदेलखंड को न लुटने देंगे, न मिटने देंगे, न बाबा साहब के संविधान को आज आने देंगे। अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और मरते दम तक लड़ने का काम करते रहेंगे। बस इतनी ही बात कह के अपनी बात समाप्त करने का काम करूंगा। आप सभी को कहूंगा, नीरज पटेल साहब से कहूंगा, नीरज जी, आपकी जरूरत हमारे मध्य प्रदेश में भी है। आप पत्रकार होने के साथ साथ मैं सुनता हूं ये जो पाखंड पे अटैक करते हैं, मालूम इनका काटा हुआ पाखंड जो है ना, पाखंड पे जैसा ये डसते हैं ना, ऐसा कोई नहीं डस पाता। तर्क में इतनी दम होती है इनके कि कोई काट नहीं कर पाता। मैं तो आदरणीय प्रोफेसर साहब से भी कहूंगा, नवीन कुमार साहब से भी कहूंगा, शंभू जी भी कहाँ गए, उनसे भी कहूंगा, मालूम आपको बहुत सारे आईएएस अधिकारी मध्य प्रदेश के टीवी देखना बंद करके सिर्फ आप लोगों को ही देखने का काम करते हैं। और मैं ये मानता हूं कि अगर आज इस देश को बचाने के लिए हम जैसे लोग सड़कों पे लड़ रहे हैं, हमारे सांसद जी आदरणीय संसद के अंदर लड़ रहे हैं, तो आपकी भूमिका हम सबसे भी ज्यादा बड़ी है और उसको निभाने का काम आप कर रहे हैं। इसलिए आपको सैल्यूट करता हूं। आप सभी को जय भीम, जय संविधान, सभी को प्रणाम करता हूं। लेकिन एक चीज तो मैं आज जरूर कहना चाहूंगा। अभी थोड़ी देर पहले हमसे पहले वक्ता बोल रहे थे, माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं होता। ये सच बात है कि माँ बाप से बढ़ के कोई भी नहीं होता। माँ बाप हमें जन्म देता है और उन्हीं के कर्मों के हिसाब से, उन्हीं के
मेहनत के हिसाब से हम अपनी जिंदगी में कुछ करते हैं, लेकिन माँ बाप तो हमारे लिए प्राइज नहीं है, हमारी दुनिया में से शुरू होती है। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, हमें उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए और उन लोगों के कृतज्ञ होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड देना चाहिए उनको, जिन्होंने ऐसा माहौल दिया कि जिस माहौल में हम आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। एक समय था हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, हमारे पास कोई अधिकार नहीं था। आर्टिकल 13 ने हमको ये अधिकार दिया कि इससे पहले 1950 से पहले जितने भी संविधान चल रहे थे उससे पहले वो सारे के सारे नल एंड वाइड कर दिए गए। उसके बाद 1950 के बाद जब ये संविधान लागू हुआ, तब हमें धीरे धीरे अधिकार मिलने शुरू हुए। जब संविधान बना तो मुझे विश्वास है कि मोर देन 90%, 99% लोगों को पता ही नहीं था संविधान में लिखा क्या है हमारे लिए। बाबा जी उस समय अकेले थे, इतने बड़े प्रचार के साधन नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, तो हमारे अधिकार क्या है हमें नहीं पता था। लेकिन जब वो अधिकार और समाज के बारे में हमें पता चला, उन्हीं की वजह से, उन्हीं संवैधानिक अधिकारों की वजह से हम लोग यहाँ पे एकत्रित हैं। कई सारे हमारे विशिष्ट जन लोग मंच पे बैठे हुए हैं, उन्हीं की वजह से 1950 के बाद जो बदलाव आया है, जो धीरे धीरे बदलाव आ रहा है और जो आज हमारी टीम बदलाव कर रही है, उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे बैठे। मैं नीरज भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ये कई बार मेरे दिमाग में आया। मैंने अपने गाँव में शुरू करने की कोशिश की, लेकिन मैं फेल हुआ। शायद मैं उतना बड़ा पब्लिक लीडर नहीं हूँ, उतना बड़ा अच्छा वक्ता नहीं हूँ कि अपनी बात लोगों को कह सकूँ, लेकिन जो बात मैंने नीरज भाई को कही, उन्होंने उस बात को समझी और उस बात को वो किया। अगर आप एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और आप अपनी कम्युनिटी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, वैचारिक या इकोनॉमिक या जो भी आप सहयोग दे सकते हैं, जिस पद पे बैठे हैं उस पद से सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि जब हम एक संवैधानिक पद पे होते हैं तो हमारी भी एक लिमिटेशन होती है। हमारे यहाँ जो गणमान्य बैठे हैं उन्हें पता होगा, जो IAS होते हैं, TCS होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे बैठे होते हैं, तो एक लिमिटेशन होती है। उस लिमिट के अंदर हम मदद करना चाहते हैं, लेकिन उस लिमिट के अंदर ही हम मदद करते हैं और इंस्पाइट ऑफ दैट कि हम संवैधानिक मदद करने के बावजूद हम क्रिटिसाइज होते हैं अपनी फील्ड में। तो इसलिए लगता है कि हम कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो लोग कर रहे हैं तो उनको कम से कम किसी भी तरीके से 5% भी अगर हमारे समाज को दे रहा है, 10% दे रहा है, तो कम से कम उस बात को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको थैंक्स कहना चाहिए। तो इस बात को हमारे नीरज भाई ने बहुत अच्छी तरीके से समझा, क्योंकि वो खुद पत्रकार है। मैं नीरज भाई को पिछले 10 सालों से जानता हूँ। जब उन्होंने पत्रकारिता शुरू की थी, नेशनल जर्नल निकाला, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एवरीथिंग कर रहे हैं। और आज मैं देख रहा हूँ इतनी बड़ी एकत्रित जो जनसभा है, आप लोगों को देख के मुझे लगता है कि वो अभी भी उनके अंदर पोटेंशियल है और उम्मीद भी है कि वो आगे बहुत कुछ करेंगे। आज क्योंकि उनके माता पिता को मैंने मेरे ही हॉस्पिटल में वो एक्सपायर हुए, देखा है मैंने किस तरीके से वो परेशान हुए, कैसे उन्होंने चीजें की। हाँ, लक्ष्मण यादव जी आ गए। तो शायद मेरी बात कोई ना सुने, क्योंकि लक्ष्मण यादव जी बेहतर बोलेंगे मेरे से, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। लेकिन सावित्रीबाई फूले जी के बारे में केवल एक ही बात मैं कहना चाहूंगा। आप इमेजिन करिए 1940-50 का वो दौर, 30 से 50 का वो दौर, जब हमें कुछ भी करने का अधिकार नहीं था। उस दौर में उस महिला, एक महिला होते हुए भी उन्होंने क्या किया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उस करेज को याद करिए। आज की डेट में है, हमारे लोग सोशल मीडिया में गवर्नमेंट के बारे में या उनकी नीतियों के बारे में लिखने से डरते हैं, बोलने से डरते हैं। लेकिन हम गवर्नमेंट का डायरेक्ट अपोज नहीं करते, लेकिन अगर उनकी नीतियां सुविधाओं के साथ हमारी सुविधाओं के साथ खिलवाड़ करती हैं या हमारी सुविधाओं का हनन करती हैं, हमारी संवैधानिक अधिकारों का हनन करती हैं, तो हमें बोलने में डर नहीं लगना चाहिए। लेकिन आज माहौल ये है कि 2021वीं सदी में आके हम डरते हैं सोशल मीडिया में पोस्ट करने के लिए। और वो एक महिला थी जिसने उस समय अपने डर को काबू में करके अपना काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। श्रावस्ती सांसद राम शिरोमणि वर्मा जी, सांसद चंद्रशेखर जी, हमारे
साथ ही प्रतापगढ़ की रानीगंज विधानसभा से विधायक डॉक्टर आर के वर्मा जी, बड़ी संख्या है मंच पे, ये प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी, घनश्याम अनुरागी जी, और जितने लोगों को मैं पहचान पा रहा हूँ, डॉक्टर देवेंद्र, राकेश जी हैं, और सभी सम्मानित नेतागण और जो अतिथिगण आए हैं मंच पे, मैं सभी का अपनी तरफ से स्वागत करता हूँ। और विशेष तौर पर स्वागत करता हूँ जो इतना बड़ा जनसमूह बदलाव के लिए यहाँ इकट्ठा हुआ है। मैं आपका विशेष तौर पे आभार व्यक्त करता हूँ कि सर्दी में भी आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए। और निश्चित ही बदलाव की राह हमारे आपके लिए एक चुनौती रहती है, लेकिन उन चुनौतियों का सामना करते हुए आप और हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये निश्चित ही आने वाले समय के लिए आपके हमारे लिए अच्छा होगा। नीरज भाई ने जब आमंत्रित किया, और खास तौर पे आज जो सावित्रीबाई फुले जी की जयंती के अवसर पर आपने हमें आमंत्रित किया, तो निश्चित ही आपको और हमको सोचना होगा कि ऐसी प्रतिभाएं आपके हमारे समाज में रही जिन्होंने लंबा संघर्ष किया आपके हमारे लिए, और खास तौर पर महिलाओं के लिए। तो आज उनको हम यहाँ इस मंच के माध्यम से याद भी करते हैं, और स्वागत हर उस बदलाव के क्षण का जो आपको हमको इस देश की रूढ़िवादी व्यवस्था के खिलाफ मुखर होने का मौका देती है और अपनी बात पुरजोर तरीके से कहने का मौका देती है। तो हमें हर उस बदलाव के साथ चलना चाहिए और उन चीजों को अंगीकार करना चाहिए जो आपके और हमारे जीवन को नई दिशा देंगी, नया आयाम देंगी। तो हमें उन चीजों का स्वागत करना चाहिए। साथियों, देखिए, आपके हमारे पास पूरा जीवन चुनौतियों से लड़ना पड़ता है आपको हमको, और जब तक आप और हम इन बदलाव और इन कार्यक्रमों में सहभाग नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं आप और हम उन विचारों से छूटे रह जाते हैं जो विचार हमारे महापुरुषों ने हम लोगों को अपना पूरा जीवन त्याग करके दिया। तो उन विचारों को आप और हम अंगीकार करें। सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर साहब, ये ऐसी विभूतियां रही इस देश की जिन्होंने इस देश के पिछड़े दलितों के हक अधिकारों के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया। हमें और आपको उस विचार को और पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। यही आपका हमारा कर्तव्य होना चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ एक बार पूरा जो मंचासीन अतिथि है, खासतौर पर नीरज भाई और उनकी पूरी टीम को मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आप ऐसे ही कार्यक्रम करते रहिए। और यहाँ पे बहुत सारे वक्ता हैं, लक्ष्मण जी हैं, हम लोग भी इनको अक्सर सुना करते हैं, और जो मुहिम ऐसे लोगों ने चला रखी है, ऐसे भाइयों ने, वो निश्चित ही आप और हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे भाइयों के हाथ को और मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। यादगार के रूप में बनाने के लिए हम नीरज भाई को, उनकी पूरी टीम को नमन करते हैं, वंदन करते हैं कि आप एक वास्तव में जिस दिन आज सावित्रीबाई फुले की जयंती है, जिन्होंने देश में महिलाओं को सशक्त करने के लिए पहला बीड़ा उठाया था शिक्षा के क्षेत्र में, आज आप उनकी प्रतिमा लगाकर, अपने पिताजी माताजी की प्रतिमा लगाकर एक इतिहास रचने का काम कर रहे हैं। आपको हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। साथियों, टीम बदलाव का आप आज समझ रहे होंगे कि जो हम इस प्रकार के काम करते हैं उसमें बदलाव लाया जाए, ये क्रांतिकारी कदम है। वही लोग कर सकते हैं जिनके अंदर जज्बा हो। अगर सावित्रीबाई फुले के अंदर जज्बा नहीं होता तो आज शिक्षा के क्षेत्र में उस जमाने में, आज के 194 वर्ष पहले जिस दिन महिलाओं को बाहर निकलने से लोग परहेज करते थे, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को अग्रणी किया। इसलिए उनको हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और आज जो नीरज जी काम कर रहे हैं, लोग कौन पिता माता को याद करता है, उनकी मूर्ति लगाकर कि हरदम उनको याद किया जाए। आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने पूजनीय माता पिता, सबसे बड़ा महापुरुष अगर कोई होता है अपने पुत्र के लिए, जो सबसे बड़ा महापुरुष उसके लिए पिता माता होता है, और कोई महापुरुष के बराबर नहीं होता। इसलिए हम आपको नमन प्रणाम करते हुए आज हमारे जितने अतिथिगण यहाँ आए हैं उनको हम स्वागत करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि आप बरहर की धरती पर, जनपद जालौन पर दूर दराज से आए। हमारे पटेल साहब हैं, वर्मा जी हैं, जज साहब हैं,
सबको नमन प्रणाम करते हुए मूलचंद निरंजन जी जो यहाँ 2 बार के विधायक अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, सारे लोगों को नमन प्रणाम करते हुए, पत्रकार बंधुओं को नमन प्रणाम करते हुए नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।